हेलो डियर स्टूडेंट्स, बीए फाइनल ईयर की इस ऑनलाइन कक्षा में आप सभी का स्वागत है। हम राजनीति विज्ञान पेपर सेकंड लोक प्रशासन का अध्ययन कर रहे हैं। ये हमारी तीसरी इकाई है, कार्मिक प्रशासन। इससे पूर्व हम कार्मिक प्रशासन में भर्ती प्रणाली का अध्ययन कर चुके हैं और आज का हमारा टॉपिक है ट्रेनिंग या प्रशिक्षण। लोक सेवकों के लिए प्रशिक्षण एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रक्रिया है, जिसके द्वारा उनकी क्षमताओं को बढ़ाया जाता है ताकि वो अपने सांगठनिक कार्यों का निष्पादन करने के लिए अपेक्षित ज्ञान, कुशलता और रुझानों को प्राप्त कर सके। विलियम जी टॉपे ने कहा है, प्रशिक्षण कर्मचारियों के मौजूदा सरकारी पदों के लिए और भविष्य के सरकारी पदों के लिए उनको तैयार करने, उनकी कुशलता, उनकी आदतें और उनकी ज्ञान प्रवृत्तियों को विकसित करने की प्रक्रिया है। और इन प्रशिक्षणों का उद्देश्य होता है व्यक्तियों की यानी लोक सेवकों के कार्यों में प्रभावशीलता की वृद्धि करना। यानी हम साधारण शब्दों में यदि कहना चाहें तो प्रशिक्षण एक ऐसी प्रोसेस है जिसके द्वारा अधिकारियों को उनकी तकनीकी और सामान्य कार्यों संबंधी जो क्षमताएं हैं उनको विकसित करने के अवसर दिए जाते हैं ताकि वो अपने संगठन से संबंधित महत्वपूर्ण कार्यों को प्रभावशाली तरीके से निष्पादित कर सकें। ब्रिटेन में एसिटन कमिटी रिपोर्ट 1944 के द्वारा सबसे पहले ट्रेनिंग के क्या ऑब्जेक्टिव्स हो सकते हैं, प्रशिक्षण के क्या उद्देश्य हो सकते हैं, उनकी भूमिका का विश्लेषण किया गया था। इस रिपोर्ट में कहा गया कि किसी भी बड़े संगठन में एफिशिएंसी या कुशलता है वो दो तत्वों पर निर्भर करती है। पहला तत्व है व्यक्ति तकनीकी रूप से कुशल हो, यानी जिस लोक सेवक को कार्य सौंपा जाए वो उसके तकनीकी पहलुओं से अवगत हो, उनमें पारंगत हो। और दूसरा, संगठन में टीम स्पिरिट हो, यानी उनमें सामूहिक भावनाएं हैं वो विकसित हो, एक समूह के उद्देश्यों को वो एक साझा दृष्टि से उनको देख सकते हो और सामूहिक प्रयासों से अपने सांगठनिक उद्देश्यों को पूरा करने की भावना उनमें होनी चाहिए। तो टीम स्पिरिट और टेक्निकल एक्सपर्टीज़, ये दो लक्षण किसी भी संगठन की सफलता के लिए आवश्यक हैं और ट्रेनिंग वो माध्यम है जिसके द्वारा इन दोनों लक्षणों को विकसित करने के प्रयास किए जाते हैं। उसी एशिटन कमेटी रिपोर्ट के अनुसार प्रशिक्षण के कुछ उद्देश्य हैं जो इस प्रकार हैं। ऐसे लोक सेवक पैदा करना जो काम को नियम के साथ और स्पष्टता के साथ कर सके। हर काम को करने के लिए कुछ रूल्स प्रोसीजर तय की जाती है और ट्रेनिंग के माध्यम से ये प्रयास किया जाता है कि लोक सेवक उन नियमों को समझे और स्पष्टता से अपने कार्य को अंजाम दे सके। दूसरा, लोक सेवकों को उन कार्यों के लिए अनुकूल बनाना जो उसे इस परिवर्तनशील संसार में उसको करने हैं, या परिवर्तनशील जो उसकी पोस्टिंग प्लेस है उस पे उसे वो काम करने हैं। क्योंकि लोक सेवकों को दृढ़ रूल्स में नियम में बंधा हुआ नहीं होना चाहिए। उन्हें नए समय की नई आवश्यकताओं के प्रति अपने दृष्टिकोण और तरीकों को लगातार और बहादुरी के साथ समायोजित करना आना चाहिए। यानी जैसे ही परिस्थितियां बदलती है या आवश्यकता जैसी होती है उसके अनुसार लोक सेवक को अपनी कार्यशैली में बदलाव करना चाहिए। इसके लिए उन्हें समाज के प्रति जागरूक बनाया जाए, उनको यांत्रिक बनने से दूर रखा जाए, उनको मशीनीकृत होकर काम करने की आवश्यकता नहीं है। हमारा उद्देश्य रोबोट जैसे लोक सेवक प्राप्त करना नहीं है। वो सामाजिक सरोकारों में रुचि रखते हो, समाज की आवश्यकताओं को
दृष्टिगोचर रखकर वो अपने कार्य को कर सकें, ऐसे लोक सेवकों का या ऐसी आदतों का लोक सेवकों में हमें विकास करना चाहिए। इसके अलावा लोक सेवकों में अधिक उत्तरदायित्व की, जिम्मेदारी की भावना पैदा हो, उनका मनोबल बढ़े, उनमें ईमानदारी को बढ़ावा देना, टीम वर्क को प्रोत्साहन देना और इस तरह की मेंटेलिटी सेट करने की कोशिश करना कि लोक सेवक मालिक नहीं हैं। जिलाधीश या फिर एसडीएम, कलेक्टर्स, एडीएम्स, ये सब लोग जिले के मालिक नहीं हैं, बल्कि ये जनसेवक हैं। इनके कार्य का या इनके पदों का अस्तित्व है वो केवल जनता की सेवा के लिए हैं और दिन प्रतिदिन वो समाज के प्रति जागरूक बने रहें, अपनी कार्य पद्धति में, कार्यशैली में ऐसे बदलाव लाएं जो जन कल्याण के लिए आवश्यक हो। तो ये कुछ उद्देश्य हैं जो ट्रेनिंग से प्राप्त करने के प्रयास किए जाते हैं। फिर है टाइप्स ऑफ ट्रेनिंग, प्रशिक्षण के प्रकार। मूलतया प्रशिक्षण है वो दो प्रकार के होते हैं, फॉर्मल और इनफॉर्मल, औपचारिक और अनौपचारिक। अनौपचारिक या इनफॉर्मल ट्रेनिंग है, इसमें वरिष्ठ अधिकारियों के मार्गदर्शन के अधीन फील्ड में वास्तव में काम करते हुए सीखा जाता है। तो काम करके सीखने के दौरान गलतियां भी होती है, इसीलिए इसे ट्रायल एंड एरर मेथड या परीक्षण और चूक पद्धति कहा जाता है। इसमें प्रशिक्षु जो होंगे या ट्रेनीज जो होंगे उन्हें कुशलता की प्राप्ति है वो वास्तविक काम करते हुए होती है, इसलिए इसे हम काम पर प्रशिक्षण भी कहते हैं। इसी को स्पष्ट करते हुए एडी गोरवाला ने ये भी कहा है कि एक अच्छे कलेक्टर का घर नए सहायक कलेक्टर यानी एडीएम के लिए अक्सर उसका दूसरा घर होता है। यानी डीएम जो है वो एडीएम से वरिष्ठ अधिकारी है, उसको चाहिए अच्छा कलेक्टर कौन होगा, जो अपने अधीनस्थ अधिकारियों को मार्गदर्शन के द्वारा, ट्रायल एंड एरर मेथड के द्वारा उनको सीखने का मौका दें, समय समय पर उनको निर्देशित करते रहें। तो अच्छे जिलाधीश वही है जिनका घर किसी नए एडीएम के लिए दूसरे घर की भांति होता हो। वहीं दूसरी ओर औपचारिक प्रशिक्षण या फॉर्मल ट्रेनिंग, इसमें स्पेशलिस्ट जो होते हैं उनका मार्गदर्शन, उनका ऑब्जर्वेशन, उनका निरीक्षण, इसके अंतर्गत पूरी प्लानिंग के साथ यानी ट्रेनिंग देने से पहले पूरी योजना बनाई जाती है कि कौन व्यक्ति किस विषय का विशेषज्ञ है और इस विषय के बारे में वो कितने लोगों को कितने समय में और किन बिंदु विशेष पर जानकारी या ट्रेनिंग देने वाला है। इस ट्रेनिंग के दौरान वो कई प्रकार की गतिविधियां या प्रोजेक्ट्स है वो भी अपने प्रशिक्षुओं को दे सकता है, जिससे उनकी सीखने की क्षमता का आकलन हो सके कि वो कितना सीख पाए हैं और उनमें क्या क्या सुधार है वो अपेक्षित है। तो इस तरह से फॉर्मल ट्रेनिंग है वो पूरी तरह से प्लान्ड होती है, सुनियोजित होती है। फॉर्मल ट्रेनिंग है ये कई तरह की होती है। सबसे पहला है इसमें प्रवेश पूर्व प्रशिक्षण, यानी किसी सेवा में एंटर करने से पहले, किसी सेवा में प्रविष्ट होने से पहले जो प्रशिक्षण लिया जाता है, तो ऐसे प्रशिक्षण है वो अप्रेंटिसशिप, इंटर्नशिप इत्यादि के रूप में किए जाते हैं। जैसे वकील जो हैं अपनी डिग्री पूरी करने के पश्चात कोर्ट में प्रैक्टिस शुरू करने से पहले सीनियर जो लॉयर्स होते हैं उनके पास में इंटर्नशिप करते हैं। इसी तरह से डॉक्टर्स जो होते हैं उनको भी सेवा में आने से पहले 1 वर्ष की इंटर्नशिप करनी अनिवार्य होती है, जिसमें वो मेडिकल कॉलेजेस में या फिर हॉस्पिटल्स के अंदर वरिष्ठ जो डॉक्टर हैं उनके निर्देशन में काम करते हैं। तो ये एक तरह से सेवा में आने से पहले का प्रशिक्षण है।
इस तरह के प्रशिक्षण सचिवालय में भी करवाए जाते हैं और इनमें जो जूनियर डिप्लोमा कोर्स कर लेते हैं उनको सीधे तौर पर भर्ती कर लिया जाता है। दूसरी प्रकार का प्रशिक्षण है अभिमुखन प्रशिक्षण या ओरिएंटेशन प्रोग्राम्स। इसमें सेवा में प्रविष्ट होने के पश्चात, सेवा में आ जाने के बाद किसी भी नए सदस्य को, नए कार्मिक को ऑर्गेनाइजेशन से, उसके संगठन से परिचित करवाया जाता है। वो संगठन में अपना स्थान बनाए, काम का जो वातावरण है उसको समझे और उसके काम के जो बेसिक कंसेप्ट्स हैं उनको जान सके, ऐसी सहायता उसे दी जाती है। तो भारत में राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान हैदराबाद ग्रामीण विकास के क्षेत्र में लगे हुए लोक सेवकों के लिए इस तरह के ओरिएंटेशन प्रोग्राम्स है वो चलाता है। इस तरह के ओरिएंटेशन प्रोग्राम्स आजकल कॉलेजेस में भी होने लगे हैं। जब विद्यार्थी किसी व्यावसायिक पाठ्यक्रम में प्रवेश लेते हैं तो उसके शुरुआती दिनों में 2 दिन 4 दिन के ओरिएंटेशन प्रोग्राम्स है वो उनको करवाए जाते हैं, जिससे इस कोर्स के बारे में उनकी जो है रुचि है उसको बनाया जा सके या क्या क्या स्कोप्स उनको मिल सकता है उससे उनको अवगत करवाया जाए। तीसरा है आगमन प्रशिक्षण। ये भी ओरिएंटेशन की तरह एक तरह का प्रवेश के बाद का प्रशिक्षण है, लेकिन ये इन जनरल नहीं होता। ये किसी विशेष गतिविधि पर, विशेष कार्य के ऊपर केंद्रित होता है। इसमें विषय वस्तु, कार्यविधियाँ, नियम, विनियमन इत्यादि को सीखने की जो प्रक्रिया है उसको थोड़ा बूस्ट अप करने के लिए, उसको तेज करने के लिए कि जल्दी से जो नया लोक सेवक है, नया कर्मचारी है, वो अपने काम के नियम विनियमों को सीख ले, इसके लिए उसे औपचारिक शिक्षा दी जाती है। तो इनमें यही फ़र्क है। आगमन प्रशिक्षण है वो भी सेवा में आने के बाद है, अभिमुखीकरण जो है वो भी सेवा में आने के बाद में है, लेकिन अभिमुखीकरण इन जनरल होता है, जबकि आगमन प्रशिक्षण है ये एक तरह का स्पेशलाइज्ड टाइप की ट्रेनिंग है। जैसे चुनाव करवाने के लिए लोक सेवकों को जो ट्रेनिंग दी जाती है वो एक तरह का आगमन प्रशिक्षण है, क्योंकि ये कार्य विशेष पर आधारित है। इलेक्शन करवाना, चुनाव करवाना एक कार्य विशेष है और उससे संबंधित जो नियम विनियम है वो सिखाने के लिए उन्हें 2 या 3 दिन की सघन ट्रेनिंग है वो दी जाती है। इसके बाद है सेवाकालीन प्रशिक्षण। ये सेवा काल के दौरान दिया जाता है। इसमें प्रकोष्ठ प्रशिक्षण या सेलुलर ट्रेनिंग है। इसमें प्रारंभिक भाषण की श्रृंखलाएं होती है और उसके पश्चात रीजनल सेंटर्स जो हैं, डिपार्टमेंट जो हैं, उनका भ्रमण कर्मचारियों को करवाया जाता है ताकि उन्हें अपने फील्ड की जानकारी हो। इस तरह का प्रशिक्षण है वो भारतीय वन सेवा के अधिकारियों को दिया जाता है। फॉरेस्ट ऑफिसर्स हैं उनको इस तरह की ट्रेनिंग है वो मिलती है। इसके बाद है चक्रीय प्रशिक्षण। इसके अंतर्गत संगठन के विभिन्न विभागों में बारी बारी से काम किया जाता है। इसका प्रयोग लोक सेवकों के प्रशिक्षण के लिए होता है। नए जो एंट्रेंट्स हैं, नए जो प्रवेशक हैं, उनको सबसे पहले कलेक्टर के साथ, जिलाधिकारी के साथ बैठकर वो कार्रवाइयों को देखते हैं और एक एक करके जिले के जो सभी विभाग हैं उनसे जुड़ते जाते हैं। उसके बाद उसको कोई आसान कार्यभार सौंपा जाता है, वो अनुभव हासिल करते हैं और धीरे धीरे उस अनुभव के आधार पर, उस एक्सपीरियंस के आधार पर उन्हें पेचीदा काम है वो भी दिए जाते हैं। सेवाकालीन प्रशिक्षणों में एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रकार का प्रशिक्षण है रिफ्रेशर ट्रेनिंग, पुनर्चर्चा प्रशिक्षण। ये जैसा कि इसके नाम से ही लगता है, रिफ्रेशर यानी पहले से जो लोक सेवा में है, जो लोक सेवा में लगे हुए हैं, उनको रिफ्रेश कर देना, यानी उनका जो नॉलेज है उसको अपडेट कर देना, उनके ज्ञान और जो तकनीकी कौशल है उसको आधुनिक बनाना। 1985 से सभी आईएएस ऑफिसर्स के लिए
वर्ष में एक बार रिफ्रेशर कार्यक्रम है वो आवश्यक कर दिया गया है। और लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासन अकादमी मसूरी इस तरह की रिफ्रेशर ट्रेनिंग्स है उनका आयोजन करती है। फिर है पुनः परीक्षण। इसके अंतर्गत स्पेशलाइजेशन का जो नया क्षेत्र किसी लोक सेवक को सौंपा जाता है तो उसे पुराने क्षेत्र में और नए क्षेत्र में क्योंकि अंतर है तो उसे एक तरह का सघन प्रशिक्षण देना आवश्यक है। इसका लक्ष्य है कर्मचारियों की सामान्य क्षमता है उसको व्यापक बनाया जाए, या फिर किसी कर्मचारी को कोई नया कार्यभार सौंपा जाता है तो उसको उसकी ट्रेनिंग है वो अवश्य ही दी जाती है। उसके अलावा प्रवेश पश्चात प्रशिक्षण जो है इसमें सामान्य क्षमता का विस्तार किया जाता है। 1961 से ही भारत सरकार है वो विशेष पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए कर्मचारियों को अध्ययन अवकाश है वो देती रही है, जिससे उनकी सोच का विस्तार हो और उनकी क्षमताओं में बढ़ोतरी होती रहे। तो इस तरह के कुछ प्रशिक्षण हैं वो है अल्पकालिक और दीर्घकालिक प्रशिक्षण। इनके नाम से ही लगता है, अल्पकालिक है ये शॉर्ट टर्म कोर्सेज के लिए है, कुछ सप्ताह या 1-2 महीने के ट्रेनिंग कोर्सेज हैं। और दीर्घकालिक है वो 6 महीने से लेकर 2 या 3 वर्ष के प्रशिक्षण होते हैं। दीर्घकालिक प्रशिक्षण का उदाहरण है भारतीय विदेश सेवा का प्रशिक्षण, जिसकी अवधि है वो 3 वर्ष की होती है। दूसरे प्रकार का प्रशिक्षण है विभागीय और केंद्रीय प्रशिक्षण। जब कर्मचारी के स्वयं के विभाग में ही कोई ट्रेनिंग आयोजित की जाती है उसे विभागीय प्रशिक्षण कहते हैं। और जब अन्य विभागों के द्वारा कर्मचारियों के लिए कोई केंद्रीय प्रशिक्षण संस्थान है वो ट्रेनिंग आयोजित करता है तो उसे हम सेंट्रलाइज्ड ट्रेनिंग या फिर केंद्रीकृत प्रशिक्षण कहते हैं। इस प्रकार के प्रशिक्षण का उदाहरण एलबीएस नेशनल पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन नेशनल एडमिनिस्ट्रेशन एकेडमी मसूरी है। तीसरे प्रकार का प्रशिक्षण है वो है कौशल और पृष्ठभूमि प्रशिक्षण। जब कौशल यानी उनकी जो एबिलिटीज़ हैं उनको इम्प्रूव करना, जब प्रशिक्षण का उद्देश्य विशेष तकनीक, विशेष नियम, विनियमन पद्धति इत्यादि की जानकारी देना होता है तो उसे हम कौशल प्रशिक्षण कहते हैं। जैसे भारतीय लेखा सेवा के अधिकारियों का प्रशिक्षण। लेखा सेवा यानी अकाउंट सर्विसेज के जो अधिकारी हैं उनको अकाउंट्स को किस फॉर्मेट में किस तरीके से रखना चाहिए, ऑडिटिंग के क्या रूल्स होते हैं, उन सबको सिखाना ये एक कौशल प्रशिक्षण है। वहीं दूसरी ओर पृष्ठभूमि या बैकग्राउंड ट्रेनिंग है, उसका अर्थ है कि कर्मचारियों को उनके द्वारा जो किए जाने वाले कार्य हैं उस कार्य के क्या राजनैतिक, सामाजिक, आर्थिक और प्रशासनिक आयाम हैं उनको समझाने का प्रयास करना, उनकी सोच को व्यापक बनाना पृष्ठभूमि प्रशिक्षण के अंतर्गत आता है। जैसे आईएएस के प्रोबेशनर जो अधिकारी होते हैं, प्रोबेशनर्स होते हैं, उनका प्रशिक्षण है वो पृष्ठभूमि प्रशिक्षण में आता है। यानी एक जिलाधीश जो हैं वो किस प्रकार कार्य करेगा, उसके कार्य की क्या राजनीतिक क्या सामाजिक प्रभाव हो सकते हैं, ऐसी समझ उसमें विकसित करना ये एक तरह का पृष्ठभूमि प्रशिक्षण कहलाता है। भारत में लोक सेवकों को ट्रेनिंग देने के लिए कई तरह की एजेंसियां कार्यरत है, जिनमें कुछ प्रमुख एजेंसियां हैं उनके बारे में हम यहाँ जानेंगे। तो पहली ऐसी एजेंसी है नेशनल एकेडमी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, राष्ट्रीय प्रशासन अकादमी। ये हमारे देश का सबसे प्रमुख प्रशिक्षण संस्थान है। ये उत्तरांचल के मसूरी में 1959 में एस्टैब्लिश हुआ। इसका नाम 1972 में बदलकर लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासन अकादमी कर दिया गया है। और ये भारत सरकार के कार्मिक मंत्रालय के अधीन आता है। कार्मिक मंत्रालय पर्सनल मिनिस्ट्री है, उसके अंतर्गत ये अकादमी है ये आती है।
और ये अखिल भारतीय सेवा के अधिकारी यानी IAS, इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज के जो ऑफिसर हैं उनको, और केंद्रीय सेवाओं के सभी अधिकारियों को ये ट्रेनिंग देता है। दूसरी महत्वपूर्ण ट्रेनिंग संस्था है वो है नेशनल पुलिस एकेडमी, राष्ट्रीय पुलिस अकादमी। केंद्रीय पुलिस प्रशिक्षण कॉलेज 1948 माउंट आबू राजस्थान में स्थापित किया गया, लेकिन 75 के आपातकाल में इंटरनल इमरजेंसी का जो टाइम था उस दौरान इसको हैदराबाद स्थानांतरित कर दिया गया, और कोहली कमेटी की सिफारिश पर 1966 में इसका नाम सरदार वल्लभ भाई पटेल राष्ट्रीय पुलिस अकादमी रखा गया। ये अखिल भारतीय पुलिस सेवा IPS अधिकारियों के लिए बेसिक ट्रेनिंग, उनके रिफ्रेशर कोर्सेज और इनका संचालन करती है, और इसके अलावा राज्य पुलिस सेवा से अखिल भारतीय पुलिस सेवा में पदोन्नत होने वाले अधिकारियों का भी परिचयात्मक प्रशिक्षण है ये करवाती है। राज्य पुलिस अर्धसैनिक बलों के प्रशिक्षण संस्थानों को भी ये विशेष पाठ्यक्रम तैयार करके देती है, और ये संस्था भारत सरकार की होम मिनिस्ट्री यानी गृह मंत्रालय के नियंत्रण में आती है, और पुलिस से जुड़े हुए विषयों पर रिसर्च और स्टडी को भी प्रोत्साहन देती है। तो हमने देखा राष्ट्रीय प्रशासन अकादमी है वो कार्मिक मंत्रालय के अधीन है, जबकि पुलिस अकादमी है वो गृह मंत्रालय के अधीन है। तीसरा महत्वपूर्ण संस्थान है नेशनल फॉरेस्ट एकेडमी। 1938 में इसकी स्थापना हुई इंडियन फॉरेस्ट कॉलेज के नाम से देहरादून में, और 1987 में इसका नाम बदलकर इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वन अकादमी कर दिया गया। ये भारत सरकार के पर्यावरण और वन मंत्रालय के अधीन है, और ये भारतीय वन सेवा इंडियन फॉरेस्ट सर्विसेज के अधिकारियों को प्रशिक्षण देती है, और वरिष्ठ वन सेवा के जो अधिकारी हैं उनके लिए सेवाकालीन प्रशिक्षण का आयोजन करती है, और इसके साथ ही IFS में प्रोन्नत होने वाले राज्य वन सेवा के जो अधिकारी हैं उनको भी प्रशिक्षण देती है। विदेश सेवा संस्थान फॉरेन सर्विस इंस्टीट्यूशन 1986 में दिल्ली में इसकी स्थापना हुई। ये भारतीय विदेश सेवा के अधिकारी इंडियन फॉरेन ऑफिसर्स जो हैं उनके लिए, और राजदूत जो होते हैं, एम्बेसडर्स जो होते हैं उनके लिए, विदेशी कूटनीतिज्ञों के लिए, और विदेश मंत्रालय के जो कर्मचारी होते हैं उनके लिए प्रशिक्षण का आयोजन करती है। एक और महत्वपूर्ण संस्था है भारतीय लोक प्रशासन संस्थान IIPA इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। इसकी स्थापना 1954 में भारतीय प्रशासन पर पॉल H. एप्पलबी की रिपोर्ट जो 1953 में प्रकाशित हुई थी, उस रिपोर्ट के आधार पर 1954 में इसकी स्थापना की गई। ये एक अर्ध सरकारी संस्था है। इस संस्था में केंद्र, राज्य सरकार और सार्वजनिक उपक्रमों के अधिकारियों के लिए रिफ्रेशर कोर्स आयोजित करवाए जाते हैं। प्रशासनिक क्षेत्र में अनुसंधान को ये बढ़ावा देती है, और एक पत्रिका का प्रकाशन करती है जिसका नाम है इंडियन जर्नल ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। इसके अलावा ये लोक प्रशासन के जो विश्वविद्यालय स्तर के अध्यापक हैं उनके लिए भी अल्पकालीन प्रशिक्षण कार्यक्रम है उनका आयोजन करती है। तो हमने इसमें 5 प्रकार की प्रशिक्षण संस्थाएं हैं उनके बारे में जाना। उसके अलावा भी भारतीय प्रशासनिक स्टाफ कॉलेज, सचिवालय प्रशिक्षण और प्रबंधन संस्थान, भारतीय ग्रामीण विकास संस्थान नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ रूरल डेवलपमेंट जो हैदराबाद में स्थापित है, इस तरह की कई प्रशिक्षण संस्थाएं हैं भारत में समय समय पर स्थापित की गई है।
और रेलवे स्टाफ कॉलेज, भारतीय राजस्व सेवा प्रशिक्षण संस्थान नागपुर, भारतीय लेखा प्रशिक्षण संस्थान शिमला, सरकारी लेखा और वित्त संस्थान नई दिल्ली, वन प्रबंधन संस्थान भोपाल, अनेकों अनेक प्रशिक्षण संस्थाएं हैं, समय समय पर स्थापित की गई है। और इन सब का उद्देश्य है लोक सेवकों की तकनीकी और सामान्य जो कुशलताएं हैं उनमें अभिवृद्धि करना और जन कल्याण के कार्यों को प्रोत्साहित करने की मनोभावना है वो उनमें पैदा करना। तो ये हमारा सेकंड टॉपिक था कार्मिक प्रशासन से। और इसके अगले वीडियो में हम पढ़ेंगे प्रमोशन यानी पदोन्नति के बारे में। धन्यवाद।